नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर इंग्लिश का तीसरा पॉइंट, जिसका नाम है नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो नरेशन की बात करें तो नरेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। आज ये हमारा फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर इंग्लिश का तीसरा पॉइंट है। इससे पहले हम दो पॉइंट कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरे पॉइंट में हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के जितने भी प्रकार थे, साधारण वाक्यों का, प्रश्नात्मक वाक्यों का, हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्यों का, मॉडल का, इम्पेरेटिव वाक्यों का, एक्टिव से पैसिव किस तरह से बनता है, वो सारे रूल्स यहाँ पर पढ़े थे। तो जिस तरह से एक्टिव से पैसिव बनाने के हमने रूल्स पढ़े थे, ठीक उसी तरह से आज के इस पॉइंट से हम स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो रूल्स हैं उनके बारे में। लेकिन यहाँ पर एक्टिव एंड पैसिव की बजाय यदि हम तुलना करें तो नरेशन के जो रूल्स हैं वो संख्या में ज़्यादा भी हैं और थोड़े से यहाँ पर इनमें सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन हमारे द्वारा किए जाते हैं और हर परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई नियम छुपा हुआ रहता है। उसी नियम का फॉलो करते हुए हमें हर बदलाव को ध्यान में रखना है। तो आज की इस वीडियो में हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के जो साधारण वाक्य होते हैं, साधारण वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, उनमें जितने भी जो रूल्स हैं सारे के सारे वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो को देखने के बाद में साधारण वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का जो नियम है वो आज आपका बिल्कुल इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और आसान से आसान भाषा में रूल्स के माध्यम से इस वीडियो में मैंने इस टॉपिक को समझाने का प्रयास किया है। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद में आपको साधारण वाक्यों में कहीं भी एक छोटी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सिर्फ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, आपसे ये आशा रखता हूँ कि जितना भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँ सारे रूल्स को आपको ध्यान से सुनना है। फिर भी यदि आपके कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और उस डाउट से संबंधित जो भी आपका डाउट है वो यहीं बिल्कुल वीडियो देखने के बाद आप तुरंत क्लियर कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और कैसे वाक्यों का, साधारण वाक्यों का। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे पॉइंट का नाम है रिपोर्टेड स्पीच, जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच का ही दूसरा नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और हमारे पाठ्यक्रम में दे भी रखा है रिपोर्टेड स्पीच। तो सबसे पहले देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच की बात करें तो वक्ता की बात को यथावत उसी के शब्दों में कहना, यानी किसी व्यक्ति ने आपसे कोई बात कही और उस बात को आपने उस व्यक्ति की यथावत स्थिति में कह दी, जैसा उसने कहा था उसको यथावत यदि आप कह रहे हैं तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच में वक्ता की बात को इन्वर्टेड कोमाज में, यानी दोनों तरफ से उस वाक्य के इन्वर्टेड कोमा लगा करके उसको बंद कर दिया जाता है। तो जहाँ भी आपको डायरेक्ट स्पीच मिलेगा वहाँ पर आपको वक्ता की बात इन्वर्टेड कोमा में बंद मिलती है, इसी को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरा जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, यानी वक्ता के कथन को अपने शब्दों में कहना। इसे इन्वर्टेड कोमाज का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जब हम वक्ता की बात को अपने शब्दों में कहते हैं तो उसे ही हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं तभी हमें इन रूल्स का फॉलो करना है। यदि डायरेक्ट को हम डायरेक्ट में लिख रहे हैं तो उसमें हम कोई बदलाव नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमारे जो टॉपिक का नाम है उसमें दो शब्द आए थे, एक तो आया था डायरेक्ट और दूसरा शब्द था इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट किसे कहते हैं, दोनों ही चीज़ों को मैंने यहाँ परिभाषा के रूप में व्यक्त करते हुए आपको समझाया है। यानी वक्ता की बात को उसी के शब्दों में कहना डायरेक्ट और अपने शब्दों में बदल कर कहना इनडायरेक्ट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रूल्स फॉर चेंजिंग द डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, यानी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के जो रूल्स हैं, नियम हैं, वो क्या क्या हैं और हर प्रकार के वाक्यों में ये जो नियम है वो बदलते जाएंगे। प्रश्नात्मक वाक्यों में जो नियम है वो थोड़े अलग होंगे,
इम्पेरेटिव वाक्य के जो नियम है वो अलग होंगे, एक्सक्लेमेटरी जो वाक्य होते हैं उनके नियम अलग होते हैं। यहाँ पर हम कौन से वाक्यों के रूल्स पढ़ेंगे, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी आपको बताया था, साधारण वाक्यों का। और साधारण वाक्यों को हम अंग्रेजी में कहते हैं असर्टिव सेंटेंसेज। तो आज के वीडियो में हम साधारण वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो रूल्स हैं उन पर यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। सारे जो रूल्स हैं बहुत ही सावधानी से आपको समझना है। तो सबसे पहले हम ऊपर जैसे हमने देखा कि डायरेक्ट किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट किसे कहते हैं, तो जो डायरेक्ट स्पीच होगा उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले है कि जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें वाक्य के दो हिस्से होते हैं। यानी जो परीक्षा में हमसे जो प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रश्न में जो डायरेक्ट जो वाक्य दिया जाएगा उसमें दो हिस्से होंगे। दोनों हिस्सों का जो नाम है वो आपको ध्यान रखना है, तभी ये जो नीचे के जो नियम है वो आपके समझ में आएंगे। पहला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग क्लोज, इसी का दूसरा नाम है रिपोर्टिंग वर्ब। तो आप यहीं से जब नोट्स बनाएं तो इन चीज़ों को शामिल करते जाएं कि डायरेक्ट स्पीच के जो वाक्य होते हैं उसके दो हिस्से होते हैं। पहले वाले वाक्य को कहते हैं रिपोर्टिंग क्लोज या रिपोर्टिंग वर्ब। इसको समझने के लिए मैं नीचे आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पर जैसे जैसे जो भी रूल्स आपको बताऊँगा उसी के साथ रूल्स के साथ साथ आपको उदाहरण से उस चीज़ को वहीं पर मैं क्लियर करने वाला हूँ। और दूसरा जो पार्ट होता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड क्लोज या फिर रिपोर्टेड स्पीच। तो दोनों के नाम आपको याद रखना है। एग्जाम्पल से मैं यहाँ पर आपको समझूँ इसी बात को कि यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है ही सैड, फिर कोमा, इन्वर्टेड कोमा, आई एम बिजी, फिर इस वाक्य को इन्वर्टेड कोमा से बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पूरा का पूरा वाक्य इसके दो पार्ट हैं, इसको हम फर्स्ट पार्ट कहते हैं और इसको हम सेकंड पार्ट कहते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है कोमा से पहले का, इसी को हम कहते हैं रिपोर्टिंग क्लोज। तो बिल्कुल ये चीज़ें आपकी यही क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि बाद में मैं सिर्फ इन दो शब्दों का यूज करूँगा कि रिपोर्टिंग क्लोज में ऐसा होगा तो इस नियम का हमें फॉलो करना है, रिपोर्टेड क्लोज में हमें ये बदलाव करना है। तो सिर्फ आपको नाम से यहाँ समझ में आ जाएगा बाद में कि हम रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब क्या है और रिपोर्टेड क्लोज का मतलब क्या है। तो ये जो कोमा के बाहर वाला हिस्सा, इसको हम बाहर वाले हिस्से के नाम से भी समझ सकते हैं रूल्स को समझने के लिए। ही सेड, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग क्लोज। और जो इन्वर्टेड कोमाज के जो अंदर वाला जो पार्ट है आई एम बिजी, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड क्लोज। तो दोनों चीज़ आपके समझ में आ जानी चाहिए कि बाहर वाले हिस्से को हम रिपोर्टिंग क्लोज यानी रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले हिस्से को हम रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लोज कहते हैं। यहाँ तक आपके बात क्लियर हो चुकी होगी। अब हम अगला जो पॉइंट है वो है कि रिपोर्टिंग क्लोज से संबंधित रूल्स। तो ऊपर हमने पढ़ लिया कि दो पार्ट होते हैं, एक तो रिपोर्टिंग क्लोज और एक होता है रिपोर्टेड क्लोज। तो सबसे पहले रूल्स हम पढ़ेंगे किसके, जो बाहर वाला हिस्सा है रिपोर्टिंग क्लोज, इसमें हमें क्या क्या बदलाव करना है और वो जो बदलाव करने के जो नियम है वो क्या क्या है। क्योंकि जब हम रिपोर्टेड डायरेक्ट स्पीच से जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो हमें एक एक शब्द को बदलना है और कौन कौन से शब्द में परिवर्तन करना है, कौन कौन से में नहीं करना है और किस आधार पर करना है, उसके पीछे कारण क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम एक एक पॉइंट से यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले जो बाहर वाला हिस्सा है रिपोर्टिंग क्लोज, उसमें हमें क्या क्या बदलना है और कब बदलना है। तो पहला रूल्स है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी भी नहीं बदला जाता है। यानी मान लीजिए जो बाहर वाला हिस्सा था हमारा ही सैड, इसमें जो टेंस रहेगा, जो वर्ब होगी, उसमें हमें बदलाव नहीं करना है। यानी यदि ये प्रेजेंट टेंस में है तो उसे हमें प्रेजेंट टेंस में ही रखना है, यदि ये पास्ट में है तो पास्ट टेंस में रखना है और यदि ये फ्यूचर टेंस में है तो हमें फ्यूचर टेंस में रखना है। तो सबसे पहले जो बात आपको ध्यान रखनी है वो यही रखनी है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी भी नहीं बदलता है, यानी बाहर वाले हिस्से का टेंस हमें कभी भी नहीं बदलना है। रिपोर्टिंग वर्ब से संबंधित दूसरा जो रूल्स है वो ये कहता है कि साधारण वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब के साथ यदि ऑब्जेक्ट है तो सैड को टोल्ड में, से को टेल में, सेज को टेल्स में, विल से को विल टेल में बदल देते हैं। तो आगे हम पढ़ रहे हैं कि यदि रिपोर्टिंग यानी बाहर वाले हिस्से में जो वर्ब आ रही है और उसके साथ यदि टू लग करके ऑब्जेक्ट आ रहा है, यानी जब ऑब्जेक्ट आएगा तो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में टू शब्द भी आपको मिलेगा।
तो हमें उसको बदलना है। किसमें? मान लीजिए वहाँ पर सैड है, यानी पास्ट टेंस में वो वर्ब है और सैड के साथ टू लगकर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो उसको हमें टू को हटा करके किस में बदलना है? टोल्ड में। टेंस नहीं बदलते, ऊपर हमने पढ़ा कि हमें टेंस नहीं बदलना है, क्योंकि सैड भी सेकंड फॉर्म है और टोल्ड भी सेकंड फॉर्म है। केवल शब्द में बदलाव हमें करना है, टेंस में हमें कोई बदलाव नहीं करना है। मान लीजिए वहाँ पर से, टू और ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो यहाँ देख सकते हैं ये प्रेजेंट टेंस है, तो उसको टेल यानी प्रेजेंट टेंस में ही बदलना है और टू को यहाँ पर भी हटा देंगे। मान लीजिए वहाँ पर सेज आ रहा है और उसके साथ टू लगकर ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो उसको टेल्स में बदल देंगे। विल से यानी वो फ्यूचर टेंस में है, टू लगकर वहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो उसको विल टेल में हम बदल देते हैं। और यहाँ पर लिख भी दिया है कि बदलते समय में टू को हटा देते हैं। तो इस रूल्स को भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने बताया था कि हर रूल्स को आपको वहीं की वहीं एग्जाम्पल से मैं समझाते चलूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ही सैड टू मी, फिर कोमा, इन्वर्टेड कोमास के अंदर दूसरा पार्ट होगा। तो हम अभी इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये मैंने नहीं लिखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वर्ब है सैड, इसके साथ टू लगकर ऑब्जेक्ट मी आ रहा है, तो इसको हमें बदलना है। टेंस नहीं बदलना, केवल शब्द को बदलना है। तो ही को यहाँ पर यथावत रखा। सैड टू ये पास्ट टेंस था, तो ऊपर हम पढ़ ही चुके हैं कि सैड टू को हमें टोल्ड में बदलना है और जो ऑब्जेक्ट है उसको भी हमें यथावत रखना है। तो रिपोर्टिंग जो वर्ब है, यानी जो इन्वर्टेड कोमा के जो बाहर वाला हिस्सा है, इसमें सिर्फ एक ही बदलाव हमें करना है और वो करना है शब्द संबंधी बदलाव। टेंस संबंधी बदलाव नहीं, सिर्फ शब्द संबंधी बदलाव, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया। दूसरा एग्जाम्पल से आप समझिए कि सी सेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोमा इन्वर्टेड कोमा है, टू लगकर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें हमें कुछ भी बदलाव नहीं करना है। सी सेज यथावत लिखना है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, लिख भी दिया है। तो दोनों का आप जो रूल्स मैंने ऊपर समझाया है, वो दोनों को दोनों एग्जाम्पल से यहाँ पर बिल्कुल आपके क्लियर हो चुका होगा कि रिपोर्टिंग जो क्लोज है उसकी जो वर्ब है उसके टेंस को हमें नहीं बदलना है। यदि उसके साथ टू लगकर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उस शब्द को हमें बदलना है। किस किस में बदलना है वो ऊपर मैंने आपको सारी लिस्ट बता दी है कि सैड टू को टोल्ड में, से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, विल से को विल टेल में हमें बदलना है। तीसरा जो रूल्स है वो याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब के प्रोनाउन को भी नहीं बदला जाता है। प्रोनाउन का मतलब है, जैसे यहाँ पर ऊपर वाले वाक्य में दो प्रोनाउन है, एक तो ही है और एक मी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ही की जगह ही रखा है और मी की जगह मी रखा है। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है यानी बाहर वाला हिस्सा, इसमें एक ही बदलाव होगा, वो मैंने आपको बार बार कई तरह के शब्दों में यहाँ पर व्यक्त किया है और उसको समझाने का प्रयास किया है। तो रिपोर्टिंग वर्ब संबंधी आपका जो परिवर्तन है वो बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ गया होगा। और ये जो परिवर्तन है वो कैसे वाक्यों का परिवर्तन है? साधारण वाक्यों का। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है जिसको हम कहते हैं रिपोर्टेड क्लोज से संबंधित रूल्स, यानी जो इन्वर्टेड कोमा के जो अंदर वाला जो पार्ट है उसमें क्या क्या बदलाव हमें करना है। और सबसे बड़ी जो सावधानी बरतनी है वो रिपोर्टेड क्लोज के जो रूल्स हैं इसी में हमें बदलनी है। तो सबसे पहले मैंने पहला जो पॉइंट लिखा है वो ये लिखा है कि रिपोर्टेड क्लोज में मुख्य 3 परिवर्तन होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 3 तरह के यहाँ परिवर्तन होंगे। पहला जो परिवर्तन होगा प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, क्योंकि हमने रिपोर्टिंग वर्ब में पढ़ा था कि यहाँ पर कोई प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो रिपोर्टेड क्लोज होगा, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला हिस्सा होगा, वहाँ पर हमें प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन करना है और ये हर स्थिति में करना है, यानी ये बदलते ही बदलते हैं। दूसरा जो नियम है वो है टेंस संबंधी परिवर्तन, जिसको हम दूसरी भाषा में वर्ब संबंधी परिवर्तन कहते हैं। और तीसरा परिवर्तन हमें जो करना है वो है समय और दूरी संबंधी परिवर्तन। अब ये कैसे करना है, कब करना है, उसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। हमेशा नहीं करना, इसके कुछ रूल्स हैं, नियम हैं, उसको आपको यह ध्यान रखना है। तो ऊपर हमने पढ़ा था कि 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहला जो परिवर्तन हमने ऊपर देखा वो था प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। तो इसमें किस किस नियम का हमें फॉलो करना है? तो सबसे पहले देखते हैं कि रिपोर्टेड क्लोज में कहीं भी फर्स्ट पर्सन है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो पहला जो नियम निकल कर आता है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन वो यही है कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर कहीं भी कौन सा पर्सन आ रहा हो, फर्स्ट पर्सन आ रहा हो,
तो उसका जो बदलाव होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब। अब मैंने आपको बता ही दिया था स्टार्ट में कि मैं केवल शब्दों का प्रयोग करूंगा कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। इसी से आपको समझ जाना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब बाहर वाला हिस्सा और रिपोर्टेड स्पीच का मतलब इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला हिस्सा। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले हिस्से में कहीं भी कौन सा पर्सन आ रहा हो, फर्स्ट पर्सन आ रहा हो, तो उसको हमें बदलना है किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब यानी बाहर वाले के सब्जेक्ट के अनुसार। यानी बाहर वाले हिस्से में जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार इसमें हमें बदलाव करना है। एग्जाम्पल से यहाँ पर मैंने समझाया है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि यू से टू मी, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और अंदर वाला हिस्सा है आई वेंट टू मार्केट, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। तो यहाँ पर हमने बाहर वाले जो नियम पढ़े थे, देख सकते हैं यू को यू की तरह रखा, से के साथ यहाँ पर टू लगकर ऑब्जेक्ट आ रहा था, इसको हमने टेल में बदल दिया, और हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने यथावत रख दिया। फिर जैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हम हटा करके और साधारण वाक्यों में कंजंक्शन क्या लगाते हैं? दैट। तो ये अगला नियम है कि साधारण वाक्यों में दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमें दैट का प्रयोग करना है। फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच की जो शुरुआत है वो आई से हो रही है और आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। इसकी लिस्ट भी मैं नीचे बताऊँगा कि कौन सा पर्सन फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड होता है, और उनके जो केस हैं वो भी हमें समझना है। क्योंकि जिस केस में ये होता है, जैसे यहाँ पर आई जो है वो सब्जेक्टिव केस में है, या जैसे हम पढ़ते हैं आई माई मी, तो तीन तरह के जो मुख्य केस हैं जिसमें सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर आई सब्जेक्टिव केस है और ये फर्स्ट पर्सन है, तो ऊपर हमने पढ़ा यदि फर्स्ट पर्सन है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट है यू, तो हमें यू का भी कौन सा केस लेकर आना है? सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर हमने रख दिया यू। फिर यहाँ पर देख सकते हैं वेंट टू मार्केट, इसको यथावत रख दिया। ये आगे समझेंगे कि वेंट क्यों नहीं बदला, क्योंकि टेंस संबंधी जो परिवर्तन उसमें हम रूल्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको यही समझना है कि यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन है उसका जो बदलाव है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार करना है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर आकर के बैठ जाएगा फर्स्ट पर्सन की जगह, और यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन का जो केस होगा वो उसी केस में आकर के यहाँ पर बैठता है। पहला नियम आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा फर्स्ट पर्सन संबंधी। दूसरा जो रूल्स है वो ये कहता है कि रिपोर्टेड क्लोज में यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले हिस्से में यदि सेकंड पर्सन है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार हमें बदलना है। यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि आई से टू हिम कोमा इन्वर्टेड कोमा सी केम टू यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यू जो है वो सेकंड पर्सन है और इस सेकंड पर्सन को हमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है बाहर वाला हिस्सा इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। यदि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन होता तो हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलते, जो हम पहले रूल्स में पढ़ ही चुके हैं। दूसरा रूल्स है कि कहीं भी इस हिस्से में यदि सेकंड पर्सन है तो उसको इसके अनुसार बदलते हैं। तो यहाँ पर जो यू है वो कौन से केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है। तो यहाँ पर जो हिम है उसका ऑब्जेक्टिव केस लेकर के आएंगे। तो हिम का जो ऑब्जेक्टिव केस वो हिम ही रहता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया हिम। तो हमारा पूरा वाक्य बना कि आई टेल हिम दैट सी केम टू हिम। तो ये आपको देखना है कि यहाँ पर टेल क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर से के साथ टू लग करके ऑब्जेक्ट आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पर हमारा वाक्य होता आई से, तो यहाँ पर हमें से का से रखना होता। तो सारे रूल्स मैंने कहा था सावधानी पूर्वक, क्योंकि इसमें जो नियम है वो बहुत सारे हैं और हर शब्द में यहाँ पर रूल्स लागू होता है। तो एक एक शब्द को हमें बदलते जाना है। जैसे आई नहीं बदलता है, हमने पढ़ा, तो आई को लिख देंगे। फिर आगे हम बढ़ते हैं कि यहाँ पर से को देखेंगे, सैड को देखेंगे। टू लगकर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको हम बदल कर लिख देते हैं। यदि टू लगकर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो नहीं बदलते हैं। फिर ऑब्जेक्ट है उसको यदि आ रहा है तो लिख देते हैं, नहीं आ रहा तो नहीं लिखते हैं। फिर हमने पढ़ा कि दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, फिर दैट का प्रयोग। फिर ये जो केस संबंधी परिवर्तन इसको बदल देंगे और जो टेंस संबंधी परिवर्तन है वो हम फॉलो कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने दूसरे नियम में पढ़ा कि सेकंड जो पर्सन होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तीसरा नियम है कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि थर्ड पर्सन है तो उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है।
यानी थर्ड पर्सन को नहीं बदलना है। तो केवल दो पर्सन को बदलना है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। यहाँ पर इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि यू से टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा ही प्लेस क्रिकेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर ना तो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा ना ये ऑब्जेक्ट के अनुसार, नो चेंज। इसको ऐसे कैसे रखना है, तो हमारा वाक्य बनेगा कि यू टेल मी दैट ही प्लेस क्रिकेट। तो तीनों रूल्स यहाँ पर आपके समझ में आ गए होंगे। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि फर्स्ट पर्सन इसके अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए, मेरा मतलब है कि यदि इस लेवल पर आकर आप सभी को पता होगा कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं, फिर भी हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर मेरा दायित्व बनता है कि मैं इन चीज़ों से आपको फिर एक बार परिचय करवाऊँ। तो फर्स्ट पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन में दो तरह के सब्जेक्ट, एक तो आई को शामिल किया जाता है और एक वी को शामिल किया जाता है। सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन में यू को रखा जाता है, और थर्ड पर्सन में इनके अलावा जो बच जाते हैं, ही है, सी है, दे है, इट है, एनी नेम्स यानी कोई नाम है, वो सारे के सारे कौन से पर्सन कहलाते हैं, थर्ड पर्सन। तो क्योंकि हमें नियम में हमने पढ़ा है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड किसे कहते हैं और थर्ड किसे कहते हैं। फिर मैंने एक बात कही कि फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं तो हम उसी केस का उल्लेख करते हैं जिस केस में वो पहले से लिखा हुआ है। तो केस की बात करें तो जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, पहले सब्जेक्टिव केस है, उसके बाद में पजेसिव केस है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, और एक होता है रिफ्लेक्सिव केस। तो सब्जेक्टिव केस की बात करें तो आई सब्जेक्टिव केस है, माई पजेसिव केस है, मी है जो ऑब्जेक्टिव केस है, और माई सेल्फ यहाँ पर रिफ्लेक्सिव केस है। तो मान लीजिए हमारा जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला हिस्सा है उसमें मान लीजिए माई लिखा हुआ है, तो हम इसको जो रिपोर्टिंग वर्ब है बाहर वाला हिस्सा, उसका जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार बदलेंगे, और ये जो सब्जेक्ट वो सब्जेक्टिव केस में होगा। लेकिन इसका जो माई की जगह जब इसको लिखेंगे तो इसका जो सब्जेक्ट है उसको हम किस केस में बदलेंगे, पजेसिव केस में हम बदलते हैं। वी की बात करें तो वी, आवर, अस। यू की बात करें तो यू, योवर, यू सब्जेक्टिव केस, योवर या योवस पजेसिव केस, और यू ऑब्जेक्टिव केस। ही, हिज, हिम, सी, हर सेल्फ, यहाँ पर सेल्फ का प्रयोग होगा, और बहुवचन है तो सेल्जू का प्रयोग होगा, जैसे दे, दियर, देम और देम सेल्ज। तो इस तरह से चार केस आपको याद रखना है, क्योंकि जिस केस में वो लिखा हुआ है उसी केस में हमें उसको लिखना है। तो यहाँ पर प्रोनाउन संबंधी जो रूल्स थे वो मैंने आपको अच्छी तरह समझाया है कि फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, थर्ड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, फर्स्ट पर्सन कौन से को कहते हैं, सेकंड पर्सन कौन से को कहते हैं, थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, केस का मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिस्ट से आपको समझा दी है। इट है तो इट, इट्स, इट है सब्जेक्टिव केस है, इट्स है जो पजेसिव केस है, और ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पर प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन है वो हमने देखा है। तो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन की एक ट्रिक भी है जहाँ पर आप बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको याद रख सकते हैं। ये हमने लोकल जो क्लासें थी बोर्ड की, हमने जब पढ़ाई करी थी 10th 12th, वहाँ भी हमने इसको पढ़ा होगा। यहाँ पर 1 2 3 है, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन। और यहाँ पर पुत्र को अंग्रेजी में कहते हैं सन, SON, सन यानी पुत्र या बेटा। तो यहाँ पर S का मतलब है सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट, और N का मतलब है नो। तो फर्स्ट पर्सन यदि है तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। तो इस ट्रिक से भी आप जो पिछला जो मैंने एक पेज के जो नियम आपको समझाए हैं उसको शॉर्ट में भी आप याद रख सकते हैं। 1 2 3 यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सन, S का मतलब सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट, N का मतलब नो चेंज। तो पहला 3 प्रकार के जो परिवर्तन है उसमें पहला परिवर्तन हम पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। साधारण वाक्यों में दूसरा नंबर का जो परिवर्तन है वो है टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन। इसमें भी आपको बहुत सावधानी बरतनी है क्योंकि इसमें भी कई प्रकार के रूल्स लागू होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि ये जो सारणी है इसमें 3 लाइनें हैं और तीनों लाइनों का आपको समझना है। फर्स्ट लाइन में है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, यानी बार वाले हिस्से में कौन सा टेंस होना चाहिए।
रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर कौन सा टेंस है और टेंस जिसमें बदलना है, तो बदल कर उसको क्या लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस यानी रिपोर्टिंग वर्ब में यानी बाहर वाले हिस्से में प्रेजेंट टेंस है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इज़ आर एम आई एन जी है, यानी प्रेजेंट टेंस वहाँ पर होना चाहिए। और यदि रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी टेंस संबंधी कोई भी परिवर्तन वहाँ पर नहीं करना है। तो सीधी सी भाषा में समझे कि इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले हिस्से में यदि प्रेजेंट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले टेंस में हमें बदलाव नहीं करना है, चाहे वो कोई सा भी टेंस हो। दूसरा नियम है फ्यूचर टेंस यानी रिपोर्टिंग वर्ब यानी बाहर वाले हिस्से में यदि फ्यूचर टेंस है और अंदर तीनों में से कोई सा भी टेंस है तो कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो सीधी सी बात है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले हिस्से में प्रेजेंट टेंस है और फ्यूचर टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले हिस्से के टेंस में हमें कोई बदलाव नहीं करना है। तो बदलाव कब करना है, तो बदलाव सिर्फ तभी करना है जब बाहर वाले हिस्से में कौन सा टेंस हो, पास्ट टेंस। अब क्या बदलाव करना है, तो इसकी हमें सारी की सारी सारणी याद रखनी है। यानी मान लीजिए कि बाहर वाले हिस्से में यानी रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है और रिपोर्टेड स्पीच एंड इन्वर्टेड कोमा के अंदर प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट का भी कौन सा, प्रेजेंट सिंपल है, तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय उस टेंस को हम पास्ट सिंपल में बदल देते हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में बदल देते हैं। तो यदि बाहर पास्ट टेंस है, प्रेजेंट और फ्यूचर है तो हमें कुछ बदलाव नहीं करना है, और बाहर यदि पास्ट टेंस है तो जो प्रेजेंट के जो चारों टेंस है क्रम से प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, उन चारों को पास्ट के क्रमशः चारों टेंस में बदल देते हैं। प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस को पास्ट कॉन्टीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। यदि मे आ रहा है तो उसको माइट में बदल देंगे और कैन आ रहा है तो उसको हम कुड में बदल देते हैं। तो ये तो हो गया प्रेजेंट संबंधी परिवर्तन। अब मान लीजिए बाहर पास्ट है और अंदर पास्ट सिंपल है, यानी प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट को हमने देख लिया, चारों किस में बदलेंगे, यदि पास्ट सिंपल है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, यानी पास्ट का जो पहला जो टेंस है उसको हम तीसरे टेंस में बदल देते हैं। पास्ट कॉन्टीन्यूअस की बात करें यानी सेकंड नंबर का जो पास्ट टेंस है उसको हम चौथे नंबर का यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में बदल देते हैं। पास्ट परफेक्ट है तो नो चेंज और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है तो भी नो चेंज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में यदि पास्ट टेंस है तो केवल यहाँ पर हमें पास्ट के कौन से टेंस को बदलना है, एक तो पास्ट सिंपल को बदलना है और एक पास्ट कॉन्टीन्यूअस को। बाकी पास्ट के जो दो टेंस है वो नहीं बदलते हैं। पास्ट सिंपल को आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट वाला तीसरे में जाएगा और दूसरे वाला चौथे में जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप अपने नोट्स में इसको शामिल कर सकते हैं। नीचे हम एग्जाम्पल से इनको समझेंगे। दूसरे हम बात करें कि मान लीजिए कि पास्ट टेंस है और रिपोर्टेड स्पीच एंड इन्वर्टेड कोमा के अंदर विल शैल का प्रयोग किया गया है, यानी फ्यूचर टेंस वहाँ पर आ रहा है, तो हमें विल और शैल को वुड और शुड में बदल देते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो इतना सा आपको ध्यान रखना है कि तभी टेंस का परिवर्तन करें। यहाँ पर मैंने सार में लिख भी दिया है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तभी बदलता है जब बाहर यानी रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो, यानी अंदर यदि बाहर यदि पास्ट टेंस है तो ही बदलेंगे, बाकी परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर मैंने रूल्स जो है उसको 3 एग्जाम्पल से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहला हमारा एग्जाम्पल है कि ही सैड टू मी आई एम बिजी। तो यहाँ आप देख सकते हैं सैड वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस है, तो अंदर वाला जो हिस्सा इसके टेंस में हमें बदलाव करना है। तो ही टोल्ड मी, यहाँ पर आप देख सकते हैं टू लगकर ऑब्जेक्ट था इसलिए यहाँ पर सैड को टोल्ड में बदला है। कंजंक्शन हमने दैट लगाया है। आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन था तो हमने पढ़ा है कि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में ही है। तो आई सब्जेक्टिव केस में था तो ही का सब्जेक्टिव केस हमने यहाँ पर ही लिया है। यहाँ पर एम प्रेजेंट टेंस था
तो यहाँ पर पास्ट होने के कारण इसको हम बदलेंगे वाज में, और बिजी है उसको हमने यहाँ पर रख दिया। तो पूरा वाक्य बना ही टोल्ड मी दैट ही वाज बिजी। हम इतने एग्जाम्पल करेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे जो रूल्स हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर मैं केवल एक एक दो दो एग्जाम्पल बता रहा हूँ रूल्स के साथ, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। तो यहाँ पर नियम के साथ साथ जो एक्सरसाइज है उसी में आप नियम को समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पर बाहर पास्ट टेंस है, इसीलिए अंदर का टेंस हमें यहाँ पर बदलना है। दूसरा एग्जाम्पल देखो कि ही सेज टू मी आई एम बिजी। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेज, एस और ई एस का प्रयोग हुआ ही के साथ, यानी यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस है। तो ही टेल्स मी इसको प्रेजेंट में ही रखा, टू लगने का टेंस में इसको बदला है। कंजंक्शन यहाँ पर हमने दैट लगाना है, और ही इज़ बिजी इसको ऐसे कैसे रखना है। तो यहाँ पर यहाँ जो टेंस था वो नहीं बदला, केवल वर्ब बदली है, एम की जगह इज हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन था वो किसके अनुसार बदल गया, सब्जेक्ट के अनुसार। तो पहले आई के कारण यहाँ पर एम था, नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट बनकर आया वो ही है, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग हुआ है। और बिजी, तो यहाँ टेंस क्यों नहीं बदला, क्योंकि यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है बाहर वाला हिस्सा है, इसमें यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई सा भी टेंस हो, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन हमें करना है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने केवल ये पढ़ा है कि रिपोर्टिंग वर्ब में यदि प्रेजेंट टेंस है तो हमें टेंस में बदलाव नहीं करना है, लेकिन हम कंफ्यूज में क्या करते हैं, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन भी नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि बाहर प्रेजेंट टेंस है तो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन भी हमें नहीं करना है, लेकिन प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन हमेशा होगा, चाहे बाहर कोई सा भी टेंस हो। और टेंस संबंधी परिवर्तन तभी होगा जब बाहर पास्ट टेंस हो। तो कई तरीके से मैंने याद करने की ट्रिक आपको बता दी है, फिर भी आपको जो ट्रिक आसान लगे, जो तरीका आपको याद रह सके, उससे आप इसको याद रख सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल यहाँ देखो कि ही विल से आई एम बिजी। तो ही विल से, यहाँ पर से का से क्यों रखा, क्योंकि टू लगकर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया, फर्स्ट पर्सन को यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार ही और इज बिजी। तो यहाँ भी टेंस में बदलाव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर टेंस है। तो यहाँ तीनों टेंस का मैंने एक एक एग्जाम्पल लिया है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो केवल पहले वाले टेंस में टेंस का बदलाव हुआ है, क्योंकि बाहर पास्ट टेंस था। दो में नहीं होगा, क्योंकि एक में प्रेजेंट टेंस है, एक में फ्यूचर टेंस है। ये हम पढ़ ही चुके हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में यदि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच एंड इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ तक आपके बात क्लियर हो चुकी होगी। तो दो तरह के जो नियम हैं बदलाव के हम पढ़ चुके हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में मुख्य तीन बदलाव होते हैं। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, वो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा है टेंस यानी वर्ब संबंधी परिवर्तन, वो भी हम पढ़ चुके हैं। तीसरा जो परिवर्तन है वो है दूरी और समय संबंधी परिवर्तन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं चेंज ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी संबंधी परिवर्तन। इसका मतलब है कि कुछ शब्द होते हैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर, उनको भी हमें बदलना होता है। तो कौन सा शब्द कौन से शब्द में बदलता है तो हम देखते हैं। यानी हमारा यदि डायरेक्ट स्पीच है और उसमें दिस लिखा हुआ है तो उसको इनडायरेक्ट में बदलते समय दिस का हम दैट कर देते हैं, दीज का हम दोज करते हैं, हेयर का हम देयर करते हैं, टुडे का हम दैट डे करते हैं। यानी रिपोर्टेड स्पीच में यदि टुडे है और यदि उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं तो टुडे का हमें दैट डे करना है, टू नाइट का हमें दैट नाइट करना है, टू मारो का हमें द नेक्स्ट डे करना है, यस्टरडे का हमें द प्रीवियस डे करना है। यहाँ पर मैं सिर्फ बोल रहा हूँ क्योंकि आपको इन शब्दों को याद करना है, लिखना है। लास्ट नाइट या लास्ट डे है तो उसको हम द प्रीवियस नाइट या प्रीवियस डे में हम बदल देते हैं। नेक्स्ट वीक आ रहा है तो द फॉलोइंग वीक में हमें बदलना है, और नेक्स्ट मंथ आ रहा है तो हमें द फॉलोइंग मंथ में उसको बदलना है। नाउ शब्द आ रहा है तो उसको देन में बदलना है, जस्ट शब्द आ रहा है तो उसको देन में बदलना है, अगो आ रहा है तो उसको बिफोर में बदलना है, दस आ रहा है तो उसको सो में बदलना है, हैंस आ रहा है तो देंस में बदलना है, इटिस यानी आदि। इस तरह से ये जो मुख्य मुख्य शब्दों की लिस्ट है ये भी आपको याद रखनी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पैसे वॉइस में इतने नियम नहीं हैं जितने नियम हमें रिपोर्टेड स्पीच में याद रखना है। क्योंकि यहाँ पर एक एक शब्द में यदि हम असावधानी बरत देंगे तो एक शब्द भी हमारा जो आंसर है वो गलत करवा सकता है। तो सारे के सारे जो परिवर्तन है रिपोर्टिंग वर्ब में क्या परिवर्तित होगा,
कंजंक्शन हमें क्या लगाना है। तो साधारण वाक्यों में आपको बता ही चुका कि कोई भी साधारण वाक्य है तो कंजंक्शन दैट लगाना है। उसके बाद में प्रोनाउन किस तरह से बदलता है, टेंस में हमें क्या परिवर्तन करना है, और समय और दूरी को बताने वाले शब्दों में हमें किस तरह से परिवर्तन करना है। एग्जाम्पल से यहाँ पर आप इसको भी समझिए। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है कि सी सैड दिस इज़ ए गुड जोक टूडे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमें एक साथ इसको बदलना नहीं है, चाहे वो पैसिव वॉइस हो चाहे डायरेक्ट इंडायरेक्ट, एक एक शब्द को हमें बदलना है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब में हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट को ऐसे कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहला काम हमने किया, सब्जेक्ट को ऐसे कैसे लिख दिया। फिर हम वर्ब पे पहुँचते हैं। तो वर्ब में हमें देखते हैं कि या टू लकर ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो या टू लकर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसको सैड को ऐसे कैसे लिख देते हैं। यानी यहाँ पर टू लकर ऑब्जेक्ट होता तो सैड को हमें टोल्ड में बदलना, ये भी हम पढ़ चुके हैं। फिर कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हमने पढ़ा कंजंक्शन दैट लगाते हैं। तो इस तरह से हमें एक एक शब्द लिखते जाना है। उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पर दिस है, तो यहाँ पर दिस को हमने ऊपर पढ़ा लिस्ट में कि दिस है तो उसको दैट में बदल देते हैं। फिर यहाँ पर हमने देखा कि इज है यानी प्रेजेंट टेंस है, तो ये बदलेगा या नहीं, इसको देखने के लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में जाएंगे। तो हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब के जो टेंस है वो वर्ब टू है यानी पास्ट टेंस है। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमें बदलना है। तो यहाँ पर इज का हमने वाज कर दिया, ए का ए रख दिया, गुड जोक का गुड जोक रख दिया। टूडे है तो हमने लिस्ट में पढ़ा कि टूडे यदि है तो उसको हमने दैट डे में बदलना है। और पूरा वाक्य कंप्लीट होने के बाद में हमने फुल स्टॉप लगा दिया। तो इस तरह से एक एक शब्द यदि आप करेंगे तो आपका प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। दूसरे एग्जाम्पल से समझिए, सी सैड यस्टरडे आई वाज हेयर। तो यहाँ देख सकते हैं सी का सी लिखा, सैड का सैड लिखा क्योंकि टू लकर ऑब्जेक्ट नहीं है। कंजंक्शन हमने दैट का यूज किया। यस्टरडे हमने लिस्ट में पढ़ा कि यस्टरडे आ रहा है तो उसको हमें द प्रीवियस डे में बदलना है। फिर हमने देखा कि अगला शब्द आई है तो इसको हमें हर स्थिति में बदलना है क्योंकि फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर हमने सी लिखा क्योंकि सब्जेक्टिव केस में है तो सी का सब्जेक्टिव केस यहाँ पर सी आ जाएगा। उसके बाद हमने देखा वाज है तो वाज को हमने वाज रखा क्योंकि ऑलरेडी ये पास्ट टेंस में है। उसके बाद में हेयर है तो हमने पढ़ा कि हेयर को हमें देयर में बदलना है। फिर कोई शब्द नहीं है तो इन्वर्टेड कोमा का हटा करके हमने फुल स्टॉप यहाँ पर यूज कर लिया है। तो सारे नियम हम पढ़ चुके हैं। तो सारे नियम समझाने के लिए दो जो यहाँ पर एग्जाम्पल हैं उसमें मैंने सारे नियम आपको बता दिए हैं कि किस तरह से हमें बदलना है। फिर भी जो इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें केवल और केवल हम साधारण वाक्यों के जो एक्सरसाइज है वो करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं ली है। ना तो मैंने टेंस संबंधी एक्सरसाइज ली है कि प्रेजेंट को पास्ट में किस तरह से बदलना है, और ये सारी चीज़ इसमें शामिल करता तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। लगभग 2 घंटे का ये वीडियो बनता। आज का वीडियो भी खूब बड़ा है लेकिन फिर भी उद्देश्य है कि आपके बात समझ में आ जानी चाहिए। अब जो चीज़ यहाँ पर जो नज़दीक और दूर संबंधी जो शब्द हैं इसको बदलते समय भी हमें एक सावधानी बरतनी है कि समय व दूरी संबंधी परिवर्तन भी तभी होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस होगा। यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है तो बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है यानी जो बाहर वाला हिस्सा है इसमें यदि पास्ट टेंस है तो ही यस्टरडे, हेयर, नाउ, दिस, दीज इनको बदलना है। यदि यहाँ पर मान लीजिए कि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है तो ये शब्द भी नहीं बदलते हैं। तो जिस तरह से हमने पढ़ा कि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है, उसी तरह से यहाँ भी हमें याद रखना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है तो ही समय और दूरी संबंधी परिवर्तन हमें करना है, नहीं तो उन शब्दों को हमें यथावत रखना है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया है, सी सेज दिस इज़ माई हाउस। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी का सी लिखा, सेज है टू लकर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज लिखा यानी प्रेजेंट टेंस को यथावत रखा। कंजंक्शन हमें लगाना है दैट, यहाँ पर दिस है तो दिस को दिस रखा। क्यों रखा? क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें प्रेजेंट टेंस का यहाँ पर यूज किया गया है, इसलिए दिस को भी दिस में ही रखना है, दैट में नहीं बदलना है। इज है, इज को इज रखा क्योंकि यहाँ भी टेंस नहीं बदलेगा क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है। माई हाउस है, यहाँ पर मैंने कहा कि प्रोनाउन को हमें बदलना है, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं माई है जो फर्स्ट पर्सन है, और केस की बात करें तो ये पजेसिव केस है क्योंकि हमने पढ़ा आई, माई, मी। केस कैसे मिलाना आपको इस तरह से लिख देना है, और जो हमारा फर्स्ट पर्सन है किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट। तो इसके भी तीनों केस लिख देना है क्रम से। तो सी, हर और हर।
तो जो जिसके नीचे आ रहा है उसी को हमें लिखना है। जैसे माई है तो माई के नीचे क्या आ रहा है, हर, तो हमें यहाँ पर हर को लिखना है, तो हर लिख दिया। और हाउस, मान लीजिए यहाँ पर होता मी, तो यहाँ पर हम इसके तीनों लिख देते, जैसे आई के लिख देंगे पहले आई माई मी, मैंने लिखा सी हर हर, तो मी के नीचे वाला यहाँ लिख देते हर। तो यहाँ पर ये चीज़ केस गलत नहीं हो, इसलिए अपन दोनों का केस आपको लिख लेना है। मान लीजिए सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन के भी आप तीनों केस लिख लो, और जो सेकंड पर्सन है किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो नीचे आप ऑब्जेक्ट के तीनों केस लिख लो। तो यहाँ पर जो सेकंड पर्सन का जो केस है उसके नीचे कौन सा आ रहा है उसको यथावत आप कॉपी कर सकते हैं। ये चीज़ें मैं एग्जाम्पल में आपको समझा दूंगा। तो आज के वीडियो में हमने रिपोर्टिंग वर्ब, साधारण वाक्यों की जो सारे जो नियम हैं साधारण वाक्यों का, और सारे नियम यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में हमें क्या बदलना है, रिपोर्टेड स्पीच में हमें क्या क्या बदलना है, कब बदलना है, किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी है। तो आज के वीडियो में मुझे लगता है मैंने आपको अच्छी तरह मैं आपको समझा पाया हूँगा। फिर भी मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि फिर भी कोई यदि आपके यहाँ डाउट रह गया है तो आप बेझिझक उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।